आज खबरें देखें सब, मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उसकी बड़ी खबर से, आपको रूबरू करवा दें। अल्मोड़ा में बस हादसा हुआ है। बस हादसे में 26 की मौत, 150 की गहरी खाई में गिरी बस। खाई को किया गया हेली रेस्क्यू। सीएम धामी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए। घटना की पल पल की ले रहे जानकारी। बड़ी खबर से आपको बता दें, अल्मोड़ा में बस हादसा, 26 की मौत, 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस। घायलों को किया गया हेली रेस्क्यू। सीएम धामी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए हैं। घटना की पल पल की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ले रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार सुबह 8 बजे यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 26 की मौत होगी, जबकि 6 लोग घायल हैं। हादसा अल्मोड़ा में कुपी के पास हुआ। बस में 45 से अधिक यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि हादसे में 26 यात्री की मौत हुई है। बस नदी के करीब 10 फीट पहले में फंसकर रुक गई। खाई में गिरने के दौरान झटके से 3 यात्री कुपियों से बाहर जा गए। बताया जा रहा है कि ये बस खास क्षेत्र की यात्री को लेकर रामनगर जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त बस DMOU यानी गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड की है। बस का नंबर बस हादसा, 26 की मौत, 150 फीट गहरी खाई हेली रेस्क्यू। अल्मोड़ा में बस हादसे पर सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। साथ ही बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी है। अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के लिए आदेश दिए हैं। जो भी इस घटना से संबंधित हैं, कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनको पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। हम पास ही गाँव के हैं, पीछे से, मेरा नाम अंकित है। तो जैसे हमें पता चला हम भागते हुए आए थे, तो हम यहाँ पे 8:25 में यहाँ पे पहुंचा था मेरे गाँव वाले के साथ में। जैसे हमने लोगों को देखा, लगभग लोगों को जितने लोग बचे हुए थे तो हमने उन्हें रेस्क्यू किया, निकाल दिए थे उन लोगों को। तो अब जो कि 20+ लोग मृतक हैं जो मर चुके हैं और जो बचे प्रशासन फायर 1 घंटे बाद पहुंची थी। और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है
और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और आईएस सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार है। यहाँ युवा पहुँचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता सपोर्ट के लिए पहुँची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है, तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं वहाँ लापरवाही की बात की जा रही है, इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर भी हो गए हैं और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उससे भी सख्त से सख्त कार्रवाई। बड़ा हादसा अल्मोड़ा में देखने को मिला है जिसमें कि 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। इससे ज्यादा जानकारी लेंगे ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ मौजूद है। धनराज, ये हादसा दुखद हादसा, बड़ा हादसा हुआ है, तो अब जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा हादसा आज उत्तराखंड के अंदर पेश आया है कि एक जो पूरी बस थी यानी कि 42 सीटर बस थी कि जो 100 मीटर से भी अधिक गहरी खाई में जा गिरी और जिसके कारण अभी तक देखा जाए कि जो पूरे अभी तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही लगभग 7 से 8 लोग घायल हैं जिनको लिफ्ट कर अन्य अस्पताल में, बड़े अस्पतालों में भेजा जा रहा है। एम्स में भेजा गया है, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा गया है और आप देखिएगा कि जिस तरीके का पूरा हादसा पेश आया है उसके बाद से कहीं न कहीं पूरी जांच करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और इसके साथ ही जो मिनिस्ट्रियल जांच है वो कुमाऊं के जो कमिश्नर है दीपक रावत उनसे सौंपा गया है और अब इसकी जांच की जाएगी कि आखिर किसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो घायल है उनको जल्द से जल्द अच्छा इलाज मिल पाए, उसके लिए तमाम डॉक्टरों को भी कहीं न कहीं एक निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, पर कीमती जाने गई हैं, आखिर इसका कसूरवार कौन है? यात्री बस 40 सीटर थी, 40 सीटर थी और उसमें इतने यात्रियों का सवार होना एक सवालिया निशान खड़ा करता है जो वहां पर प्रबंधन है उसके ऊपर, ट्रैफिक विभाग के ऊपर, खास तौर के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का पूरा मामला पेश आया है और बताया जा रहा है कि जो बस थी वो 42 सीटर थी लेकिन इसमें जो लोग सवार थे वो 45 से भी अधिक लोग सवार थे और जिसके बाद कहीं न कहीं जो लापरवाही बरती गई है वो कहीं न कहीं परिवहन विभाग की जो लापरवाही है वो निकल कर सामने आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक परिवहन अधिकारी को भी यहाँ पर निलंबित किया है और इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जांच के जो निर्देश दिए गए हैं और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, जो भी उजागर होगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिए कि जो 36 लोगों की मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है ये अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि अभी पूरी जांच चल रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किसकी कमी के कारण और किसकी लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा टला है। धनराज, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जो घायल है क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है? क्या वो इस हालत में है कि कुछ बयां कर पाए वो हादसा किस तरह से पेश आया? क्या ड्राइवर जो था वो गाड़ी तेज चला रहा था, उसके नियंत्रण में गाड़ी बस जो थी वो नहीं रही जिसकी वजह से हादसा पेश आया? देखिए जो हादसा हुआ है उसकी अभी जांच चल रही है और अभी ये सामने नहीं आया कि आखिर हादसा किस कारण से हुआ है। हालांकि अभी शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि बस में
ओवरलोडिंग थी, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ओवरलोडिंग के कारण ही बस हादसा हुआ है या फिर ड्राइवर की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। अभी इसकी जांच चल रही है, क्योंकि घायल इस कदर है कि वो अभी बताने के लायक नहीं है कि वो किस तरीके से हादसा हुआ है, और इसकी पूरी जांच कहीं न कहीं कुमाऊं कमिश्नर को सौंपी गई है, तो वो इसकी जांच करेंगे और जल्दी अपनी एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सौंपेंगे, और जो भी इसमें लापरवाह नजर आएगा उस पर कार्रवाई भी निश्चित है। धनराज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर एक सड़क को सही तरीके से बनाया गया और अभी भी वो काम जारी है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये जिस जगह पर ये हादसा पेश आया है तो वहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है उसकी हालत क्या थी? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोडों की हालत है वो थोड़ा खस्ता जरूर होते हैं, क्योंकि लगातार मलबा इस तरीके से आता है कि वो सड़कों को क्षतिग्रस्त करता हुआ नजर आता है, और माना जा रहा है कि वहाँ पर भी कहीं न कहीं रोड को क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन वहाँ पर कुछ पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन अभी इसकी जाँच की जा रही है कि यदि वहाँ पर कोई गड्ढा होता है तो लाजमी है कि पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि आखिर किस कारण से पूरा हादसा। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जो वहां पर घायल हैं लोग, उनकी क्या स्थिति है बनी हुई? अल्मोड़ा में एक बस हादसा पेश आया जिसमें 36 लोगों की मौत हो जाती है। 150 फीट गहरी खाई में ये बस गिरती है, जिसके बाद ये 36 लोगों की मौत हुई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एम्स में भी घायलों को भर्ती करवाया गया है और हेली सेवा से इसको रेस्क्यू किया गया पूरे ऑपरेशन को। और अब सब कुछ निकल सामने ये आता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी मुआवजा देने की घोषणा की है, घायलों को 1 लाख और जिन जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को 4 लाख रुपया। और जहां पीएमओ की बात करें तो प्रधानमंत्री ने भी संवेदना प्रकट की है जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों से, और उनको भी 2 लाख रुपए देने की बात कही है। हरिद्वार के चंडी घाट पर आज गंगा उत्सव का भव्य आयोजन किया जाना है। उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, जल शक्ति मंत्रालय की सचिव जयश्री मुखर्जी की गरिमाएं उपस्थिति में उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही गंगा उत्सव में प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा अपनी वशिष्ठ शैली में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर आध्यात्मिक छटा बिखेरेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMHCG हर साल गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका आयोजन करता है। नमामि गंगे तट से ये जो गंगा उत्सव 24 आयोजन किया जा रहा है, इसका 8वां एडिशन है और इस बार हम ये प्रोग्राम चंडी घाट हरिद्वार से कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में काफी आकर्षण है। सबसे पहले इसमें जो BSF का वुमेन राफ्टिंग कंटिजेंट है उसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। ये वुमेन राफ्टिंग कंटिजेंट ये गंगा सागर तक जाएगा। इसका 50 दिन का पूरा अभियान है। उसके बाद में माननीय मंत्री महोदय जो CR पाटिल साहब के हाथ से कुछ मछलियां छोड़ी जाएंगी, मछली मछलियां छोड़ी जाएंगी नदी के संवर्धन के लिए, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के हिसाब से। उसके बाद में मेन स्टेज का कार्यक्रम शुरू होगा और उसमें सबसे पहले जो रिलीजियस लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स का संवाद है उसमें पाटिल साहब भाग लेंगे और एक स्टेटमेंट कोशिश करेंगे फाइनल करने का, जिसको सारे के सारे उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जिसकी सहमति होगी कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद में वे लोग मेन स्टेज पे आ जाएंगे और मेन स्टेज पे सबका सत्कार होगा और सत्कार होने के बाद में NMCG में गंगा नदी के और बाकी नदियों के लिए जो कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनका लॉन्च होगा। हम लोगों ने गंगा नदी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जा सकता है उसके बारे में कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। फिर हमारा एक रिवर सिटी अलायंस है कि गंगा नदी को काम करते करते ये लगा कि जो जितने भी शहर नदियों पे है सबने एकजुट होकर काम करना चाहिए और सबको एक दूसरे से सीखने के लिए काफी कुछ है। तो उसका अलायंस का वेबसाइट का उद्घाटन रहेगा। उसके बाद में कुछ भाषण होंगे माननीय राज्य मंत्री उत्तराखंड के जो प्रतिनिधि मंत्री होंगे उनका और माननीय CR पाटिल जी का। उसके बाद में स्पिरिचुअल और कल्चरल एस्पेक्ट से आप लोगों को याद होगा कि रगड़ में गंगा एक वेब सीरीज चलाई थी जिसमें राजीव खंडेलवाल जी ने पूरा का पूरा गंगा के जितने भी इम्पोर्टेंट शहर हैं उनको ट्रैवल किया था। अब हम उसका
जो सीरीज 3 है वो उसका लॉन्च करने का सोच रहे हैं। तो राजीव खंडेलवाल जी आएंगे और फिर वो 10-12 मिनट में जब उन्होंने ये सीरीज की तो गंगा के बारे में उनको क्या विशेष अनुभव आया उसका वो बयान करेंगे। उसके बाद में आशुतोष राणा जी थोड़ा सा शिव जी और गंगा जी जो उनका संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। उनसे कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे। आध्यात्मिक स्वरूप से गंगा जी को हम कैसे मदद कर सकते हैं उसका फोकस होगा। और उसके बाद में जो सारे डिग्निटीज हैं, सारे लोग हैं, वो गंगा आरती के लिए जाएंगे। और गंगा आरती के बाद में आप लोगों को एक बहुत ही भव्य लाइट एंड साउंड शो देखने का मिलेगा। वो गंगा जी के अंदर प्रोजेक्शन से हम लोग पूरा जो हरिद्वार की कहानी है वो सुनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इससे काफी अच्छा बनाया गया है, सब लोगों को पसंद आएगा। ओवरऑल कार्यक्रम तो एक चीज रह गई है। और उसके बाद में फाइनली जो कल्चरल प्रोग्राम है वो रहेगा, इसमें जो उत्तराखंड के राज्य के जो इम्पोर्टेंट सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं और बच्चे हैं वो परफॉर्म करेंगे। देखिए, जो नदी उत्सव है, जब भी हम नदी उत्सव सेलिब्रेट करते हैं हमारे 4-5 मुख्य हेतु होते हैं। सबसे पहला हेतु होता है नदी के बारे में जागरूकता करना। आज क्या हो गया है कि नदी को हम लोग भूल गए हैं। हालांकि उत्तराखंड में लोगों को फिर भी गंगा दिखती है, साफ दिखती है, पर आप जैसे उत्तराखंड के नीचे जाएंगे तो नदी साफ ना होने की वजह से लोग नदी को भूल सा गए हैं। तो वो एक जो जुड़ाव है उसको लोगों को वो करना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग है कि जो हमारे सारे के सारे जो यूथ हैं उन लोगों में, इसमें जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको नदी के पास ले जाके नदी का महत्व से समझाना कि क्या क्या नदी का महत्व है, वो एक बड़ा हेतु है इसका। तीसरा, जो नदी का कल्चरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, इस फेस्टिवल के माध्यम से नदी के प्रति जो हमारी आस्था है वो व्यक्त की जाती है कि हम नदी को पूजा करते हैं, पहले से पूजा करते आए हैं और आज भी पूजा कर रहे हैं। यही हमारे उत्तराखंड के सबसे बड़े आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र बिंदुखत्ता को प्रदेश की धार्मिक सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। बिजली सड़क के अब जल्द ही बिंदुखत्ता को हर घर जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल मिलने जा रहा है। इसके तहत हर घर नल लगाए जाएंगे, जिसको लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों का निरीक्षण होने जा रहा है। इसकी जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने पत्रकारों को दी। अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को सरकार साकार करने के लिए उत्तराखंड में भी हर घर जल योजना के तहत वृहद स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक इस योजना को पूरा करना केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है। क्षेत्र जो लगातार क्षेत्र के राजस्व गांव की मांग है और सरकार में भी वो मामला लंबित है, शीघ्र उसकी समस्या का भी निराकरण होगा। उस क्षेत्र में पानी की समस्या है, छोटे पंप लोगों ने हैंडपंप लगाए हैं, वहाँ की समस्या का निराकरण हो उसके लिए भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर उस क्षेत्र में भी जो पानी की पीने के पानी की समस्या है उसका भी निराकरण करने का प्रयास किया जाए। बैठकें हुई, कई विकास खंडों की बैठकें हुई हैं, लेकिन लालगढ़ क्षेत्र मेरा जाना नहीं हुआ। वहाँ भी शीघ्र दिवाली के बाद वहाँ एक कार्यक्रम बनेगा और वहाँ के क्षेत्र निरीक्षण करने और वहाँ की आवश्यकता अनुसार जो प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता होगी उसमें काम करेंगे और सरकार से के सहयोग से सरकार से वार्ता करके पानी की समस्या इस प्रदेश में समाप्त हो। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी की देहरादून स्थित शासकीय आवास में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को राजकीय महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की 180 दिन की पढ़ाई, लाइब्रेरी की सुविधा, निर्माणाधीन कार्य को जल्द पूरा करने, असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। इसके अलावा बैठक में आगामी 21 नवंबर को उच्च शिक्षा परिषद की बैठक आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। प्रदेश भर में नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर में भी पुलिस द्वारा नशे कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं आज क्षेत्र के युवाओं ने नशे के खिलाफ एक रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। युवाओं ने एक शुद्ध नशे के विरुद्ध रैली की शुरुआत जसपुर के मोहल्ला नक्खा सिंह से की और मुख्य बाजार होते हुए
सुभाष चौक पहुंचकर जसपुर कोतवाली पहुंची और कोतवाली जसपुर के नाम एक ज्ञापन दिया। इस दौरान हरदेश कुमार ने कहा कि आज के 12 साल तक की उम्र के बच्चे हो या युवा, लड़के हो या लड़कियां नशे के आदी हो चुके हैं और स्नैक का नशा करने लगे हैं। युवाओं ने कहा, जैसे आज नशे के खिलाफ रैली निकालकर ये अभियान चलाया है, पूरे देश भर में ये अभियान चले और इस नशे पर अंकुश लगे। मेरा मैसेज यही पहुंचाना है कि कम उम्र से युवा नशे की लत से बहुत आदी हो चुके हैं। मेरे घर के आसपास इतनी बड़े एक तादाद में नशा होता है कि मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जितना बड़ा तादाद में मेरे घर के आसपास व्यापारी हैं, पूरे उत्तराखंड में एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे जिससे कि मेरे घर के आसपास में नशे के व्यापारी, अगर मैं गिनती करवाना चाहूँ तो 10 से 12 परिवार हैं, लेकिन बाहर से भी आकर बेचते हैं तो लगभग 50 से 60 व्यक्ति हो जाते हैं बेचने वाले व्यापारी टाइप के। और वहाँ पर रहने वाले 12 साल तक के बच्चे नवयुवा, उसमें सभी उम्र के हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी इसमें का नशा बहुत बड़ी तादाद में करने लगी हैं, जो वहाँ पर लेकर आती हैं। मेरा बस यही कहना है कि जैसे हमने ये अभियान चलाया है, पूरे देश में ये अभियान चलना चाहिए ताकि हर युवा, बहुत परिवार परेशान है नशे की लत से। जिस घर में एक बच्चा, उस घर से पूछे जिस घर में एक बच्चा नशे की लत में आदि है, उस परिवार में खाने की रोटी नहीं मिलती। युवा ही कमाने वाला वो ही नशे का आदी हो चुका है, चोरी करता है, डाके डालता है, इधर उधर मारपीट करता है, छीना झपटी करता है। इस नशे की वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बहुत परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। एक नवयुवक नशे की लत में पड़ गए, बूढ़े माँ बापों को रोटी नहीं दे पा रहा। मेरा तो यही संदेश है कि आज तो हमारे मोहल्ला नक्का सिंह जसपुर में उत्तराखंड में ये प्रदर्शन हो रहा है। हर देश में, हर राज्य में, हर जिले में एक प्रदर्शन निकलना चाहिए हर बस्ती से। और मेरा तो यही, अगर आपके आसपास अगर इस तरीके का व्यापार होता है तो उसकी प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की मरम्मत को लेकर शिक्षा विभाग अपनी कवायद में जुट गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को ए से लेकर डी तक की 4 श्रेणियों में बांटा है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि ए श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया जो पूरी तरह से ठीक है, जबकि डी श्रेणी में उन स्कूलों को रखा गया है जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। इसके लिए जनपदों को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बेसिक स्तर पर लगभग 1000 स्कूल और माध्यमिक स्तर पर 14 स्कूल डी श्रेणी में पाए गए हैं और अधिकतर स्कूलों को मरम्मत के लिए बजट भी जारी कर दिया है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें विद्यालय भवन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, तो जो 4 श्रेणियां हैं ए बी सी डी रखी गई हैं, जिसमें ए में तो जो अच्छी श्रेणी के स्कूल है जहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो आते हैं। डी श्रेणी जो है वो ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जो है जीर्ण स्थिति में है। तो उसके लिए जनपदों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी स्कूल की डीपीआर तैयार करा लें। लगभग बेसिक में 1000 के आसपास और माध्यमिक में 14 स्कूल ऐसे हैं। इसमें से कईयों के लिए तो बजट भी जारी कर दिया गया है। जितना बजट प्राविधान हमको इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ था उसके अनुसार जनपदों को धनराशि स्वीकृत करके रिलीज कर दी गई है और वहाँ पे निर्माण की कार्रवाई चल रही है। शेष स्कूल जो बचे हैं उनके लिए डीपीआर की बनाने की कार्रवाई चल रही है। जैसे डीपीआर प्राप्त होगी। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अब संपन्न हो गई है। चारधाम यात्रा पर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा कि अपेक्षा के अनुरूप चारधाम यात्रा में श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं, इसके पीछे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वर्तमान अनुभव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इन गलतियों को न दोहराया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर वरिष्ठ भाजपा नेता और दरगाह राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि आपदा की वजह चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन सरकार ने यात्रा के सफल संचालन के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ चारधाम यात्रा करने आते हैं, क्योंकि सरकार का यहाँ से कोई भी सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पाती है। चाहे आपको खान पान की हो, रहने की हो, पूजा में आप वहाँ देखिए, वहाँ ठीक से जो है सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे खच्चर घोड़े की व्यवस्था भी है वो भी ठीक से नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा हुआ कि वहाँ किस तरह से जानवरों के ऊपर उन बेजुबानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें नशा दे करके जो है कितनी बार जो है उनको ले जाया जा रहा है, जो अपने आप में दुखद निंदनीय है। इस बार चारधाम यात्रा का कम होना
साफ साफ दिखाता है कि आपने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, लोगों को लुभाने की बात की थी, आज श्रद्धालु जान गए हैं कि उत्तराखंड में जाना तो अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर के जाना है। इसीलिए चार धाम यात्रा आपको इतनी कम दिखाई देगी। और मेरा निवेदन रहेगा कि ये यहाँ पे इस रोजों की जोड़ी है, कई लोगों की चार धाम यात्रा से जो है उत्तराखंड के कई लोगों की रोजी रोटी है, कई लोग जो है उसी से अपने घर में जो है खाना रोटी जो है मिलती है उनको। तो मुझे सरकार को सोचना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की जब आपकी सरकार है तो आप राज्य हित में, राज्य के लोगों के हित में, इस जो श्रद्धालुओं के हित में आपको काम करना चाहिए और आने वाले चार धाम यात्रा सुभद्र हो और सुविधापूर्वक हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आए और अपना पंजीकरण करके आए, और जैसी स्थितियां सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरण को भी। तो ऐसा नहीं कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार आते हैं। गुलिस्तान से खबर का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।